अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अदनान अली। आज हम फार्माकोलॉजी में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबियल एजेंट्स हैं क्या? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है रिव्यू में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का मकसद क्या है? आपको जैसे नज़र आ रहा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बैक्टीरिया हो उसको हम जब किल करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो माइक्रोब्स ही होते हैं, तो उनको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक हेडिंग है, वाई एंटीबायोटिक्स ओनली डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल सेल्स एंड नॉट ह्यूमन सेल्स। आखिर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया सेल को ही क्यों मारते हैं जबकि ह्यूमन सेल्स को नुकसान नहीं देते? अब जैसे हमने कोई भी मेडिसिन ले ली, सोचने वाली बात है, कोई भी हम मेडिसिन ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल कर रही है, जबकि हमारे जो जिस्म में हमारे सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स हैं, उनको किल क्यों नहीं कर रही? ये आपको मैं अभी आगे जाके बताऊँगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ रिव्यू दिया गया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जिक्र इसलिए आ रहा है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव जरासीम होता है, बैक्टीरिया होता है, तो इसकी जो लेयर होती है मेम्ब्रेन, वो थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर से बनी होती है। ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो होता है वो थिन सिंगल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड एन एडिशनल आउटर लिपिड मेम्ब्रेन विथ स्मॉल होल्स थ्रू विच ओनली स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल्स कैन पास। यानी जो एक लिपिड मेम्ब्रेन होती है उसमें स्मॉल होल्स बनी होती हैं। ठीक है, स्मॉल होल्स बनी होती हैं जिसमें ओनली स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। सही, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में दो लेयर होती है, एक थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और एक आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, विथ स्मॉल होल्स थ्रू विच ओनली स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल्स कैन पास। अच्छा, इसमें यहाँ एक बात की गई है, वाई एंटीबायोटिक ओनली डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल सेल्स एंड नॉट ह्यूमन सेल्स। जैसे कि मैंने कहा कि आखिर एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स पे ही जो है अटैक क्यों करती हैं, क्यों डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरियल सेल्स को, और हमारे जिस्म में जो हमारे अपने सेल्स होते हैं उन पर अटैक क्यों नहीं करती? Because the antibiotics are synthesized from the bacterial DNA। क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती हैं वो बैक्टीरियल डीएनए से ही बनाई जाती है itself and designed to target the bacterial cells only। मतलब ये हुआ कि जितनी एंटीबायोटिक्स बना रहे होते हैं वो बैक्टीरियल डीएनए से ही बनाई जाती हैं और डिज़ाइन करते हैं उसी बैक्टीरियल सेल्स को ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा सिंपल इसकी डेफिनेशन आ गई है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट आर द ड्रग्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ और किल द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी ड्रग्स जो कि इनहिबिट यानी रोकती है ग्रोथ को बैक्टीरिया की, या किल करती है बैक्टीरिया को एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। ओके, इसमें दो कैटेगरी आती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं क्या? ड्रग्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट सीवियर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो ड्रग्स जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं अगेंस्ट बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो जस्ट फ्यू जिसे हम कहते हैं तो उस पर इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन ब्रॉड मीन ज़ाहिर सी बात है वसी बहुत सारा, तो सीवियर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों पे इफेक्टिव है। इसकी एग्जांपल हम लेंगे टेट्रासाइक्लिन एंड सम सेफालोस्पोरिन्स। जैसे फर्स्ट जनरेशन में, थर्ड जनरेशन की अलग अलग कैटेगरी थी, और मैक्रोलाइड्स
ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में मैक्रोलाइड्स जो है ये इफेक्टिव है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, नैरो स्पेक्ट्रम में एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स हैं, ड्रग्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या तो एक ग्रुप में इफेक्टिव है या तो फ्यू इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म या कुछ ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्टिव है। इसकी एग्जांपल हम लेंगे पेनिसिलिन की, जो कि ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल। अब नेक्स्ट में आएंगे बैक्टीरियल सिडल एक्शन, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तीन मुख्तलिफ और टर्म्स आ गए। बैक्टीरियल सिडल, सिडल जहाँ भी आपको सुनने में है तो उसका मतलब है टू किल, तो जैसी डेफिनेशन में भी है टू किल द ऑर्गेनिजम्स थ्रू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो किल करती है ऑर्गेनिज्म को, उनको हम बैक्टीरियोसिडल एक्शंस कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, स्टैटिक मीन्स साकिन यानी रोकना, टू स्टॉप द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स थ्रू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। सिंपल सी बात है, एक बैक्टीरियोसिडल है और एक है बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी एक किल करती है और दूसरा जो है स्टैटिक, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म थ्रू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। दो तरीके होते हैं जरासीम के, वो आ रहे हैं, कोई भी पुलिस हो, ठीक है, या कोई भी चोर हो, ज़्यादा अगर चोरों की तादाद ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो उनके दो तरीके हैं, तो उसको किल करना चाहिए या तो उसका रास्ता रोकना चाहिए ताकि फसाद से और हम बच सकें। तो यहाँ पर भी यही तरीका है, ऑर्गेनिजम्स को दो तरीके से हम रोक सकते हैं, या तो उसको मारा जाए या रोका जाए, टू स्टॉप द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स थ्रू द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंड फिफ्थ वन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट किसी भी रुकावट को बोलते हैं, रुकावट, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस है क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स टू रेजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ एन एंटीबायोटिक। मतलब वो काबिलियत, वो होशियारी बैक्टीरिया की, ठीक है, जो कि माइक्रोब्स या कोई भी एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करे, उसके अफेक्ट को रेजिस्ट करे, उसके इम्पैक्ट को रेजिस्ट करे, तो उसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया चेंज इन सम वे दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स। जैसे मैंने कहा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जब बैक्टीरिया चेंज होता है या चेंज करता है अपनी कुछ शेप को या अपने रास्ते को, जो कि रिड्यूस या एलिमिनेट, या तो कम करता है इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स को, या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी वो जो दवाई हम खा रहे होते हैं उसका कोई असर नहीं होता, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है वो। बैक्टीरिया में ब्रिंग अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय चेंजिंग देयर रिसेप्टर्स स्ट्रक्चर्स, occupying receptor with some other molecules, destroying the antibiotic in some cases। इसमें तीन वजह बताई गई है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में पूरे सेल्स में रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं। इसी रिसेप्टर्स पर जो है ड्रग्स अफेक्ट करती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनता है इस पर, ठीक है, इसमें पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें अटैच होने के बाद हमारे जिस्म पे रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर 1 हो, 2 हो, जितने भी हो, बीटा 1 हो, बीटा 2 हो, अल्फ़ा 1 हो, जो भी हो, जो ड्रग्स उसके मुताबिक डिज़ाइन किया गया उसी रिसेप्टर्स पर जाके बाइंड हो जाती है। तो बैक्टीरिया का काम क्या है? उस रिसेप्टर को चेंज करना, बीटा 1 से उसकी शेप चेंज करके बीटा 2 में लेके जाना, कुछ ऐसी चाल चलना, ऐसी हरकतें करना जिससे जो हमारी एंटीबायोटिक है हम दे रहे हैं तो उसके रिसेप्टर को चेंज करना, उसके स्ट्रक्चर को, जिससे एंटीबायोटिक असर नहीं करती, या ऑक्यूपाइंग रिसेप्टर विद सम अदर मॉलिक्यूल, या उस रिसेप्टर्स की जगह एंटीबायोटिक जाके अपनी शेप चेंज कर देता है, या उस रिसेप्टर्स पर जाके बाइंड हो जाता है ताकि जो ड्रग्स है उस रिसेप्टर्स पर अटैक ना करे
उस पर जाके अपना अफेक्टिव जो है इम्पैक्ट शो ना करे, इस तरीके से भी हमारी जो एंटीबायोटिक है वो असर नहीं करती। फाइनली डिस्ट्रॉइंग दम एंटीबायोटिक, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एंटीबायोटिक को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इस पर हम अभी आगे जाके फर्दर पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक लास्ट आती है ड्यूरेशन ऑफ थेरापी। अब थेरापी क्या है? ड्यूरेशन ऑफ थेरापी डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक ड्रग, एवरेज ड्यूरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 7 to 14 days। कोई भी मेडिसिन जब भी हम लेते हैं तो उसका एक होता है ड्यूरेशन ऑफ थेरापी, मतलब कोई भी एंटीबायोटिक आपने ले ली, अगर उसकी ड्यूरेशन ऑफ थेरापी 7 दिन है, ये 7 दिन में इस बैक्टीरिया को किल करती है, 5 दिन में किल करती है या 10 दिन में किल करती है, तो उसी ड्यूरेशन के मुताबिक ही पेशेंट को देनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर डिवाइडेड डोज हम ले लेते हैं, TDS, BDS, ठीक है, OD, QID, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि इसी के मुताबिक ड्यूरेशन के मुताबिक कितने दिन तक ये चलानी है हमें मेडिसिन, कितने तक यूज़ करवानी है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ड्यूरेशन ऑफ थेरापी आपकी जो है मुकम्मल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स नर्सिंग इम्प्लीकेशंस। बिफोर बिगिनिंग थेरापी, स्टार्टिंग से पहले, कोई भी इलाज करने से पहले, असेस ड्रग एलर्जीज, हेपाटिक, रेनल, कार्डियक फंक्शन एंड अदर लैब स्टडीज। कोई भी इलाज स्टार्ट करने से पहले हमें असेस करने, मालूम करने क्या क्या, क्या ये पेशेंट ड्रग एलर्जी तो नहीं, ड्रग एलर्जिक तो नहीं, कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं इसकी हिस्ट्री लेने हैं आप, हिस्ट्री से हमें पता चलेगा कि फ़लाँ ड्रग से तो एलर्जी नहीं, हेपाटिक या इसका जो लीवर है वो डिसफंक्शन नहीं, या हेपेटाइटिस इनको तो नहीं, जिससे मेडिसिन कोई भी देने से उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो नहीं आ रहे, उसका लिवर फर्दर डैमेज तो नहीं हो रहा। रेनल, किडनी, जैसे कोई भी सपोज के एमिकेसिन ग्लाइकोपेप्टाइड्स ड्रग्स हैं, वो बहुत ही नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, तो रेनल में जो है ना ये बात ख़ास ख्याल रखनी चाहिए कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ग्लाइकोपेप्टाइड्स की मिसाल ले लें आप, तो वो बहुत ही नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है। एंड कार्डियक फंक्शन, कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं, कुछ लो करती है, ठीक है, तो कार्डियक पेशेंट भी देखना चाहिए फंक्शन को। एंड अदर लैब स्टडीज़ और दूसरी लेबॉर्ट्री स्टडीज़ भी हमें ज़ाहिर सी बात है एक दफ़ा असेस करनी चाहिए ताकि पेशेंट की सेफ्टी हम इंश्योर कर सकें। ऑप्टेन थ्रो पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इम्यून स्टेटस स्पेशली इन केस ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, उसकी हिस्ट्री आप लेंगे, ठीक है, इम्यून क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है उसकी स्टेटस आपने ले ली, रिकरेंट इन्फेक्शन में आती है, जैसे दोबारा अक्सर जो है दोबारा रिकरेंट इन्फेक्शन हो तो उसमें तो ख़ास कर ये बात गौर व फिक्र है, ठीक है। असेस फॉर कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू एंटीबायोटिक यूज़ एंड पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो चीज़ होती है, वो बात होती है, वो ये आप कह लें कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जैसे ऊपर फर्स्ट लाइन पे बिफोर बिगिनिंग थेरापी असेस ड्रग एलर्जीज। अब हेपाटिक, अगर उसको ऑलरेडी पीलिया है या लिवर डिसफंक्शन है या रेनल में किडनी में कोई प्रॉब्लम है, अगर जो मेडिसिन आप दे रहे हो उसके साइड इफ़ेक्ट से या उसके इंडिकेशन से उस पर भी अफेक्ट हो रहा है तो वो मेडिसिन आपने चेंज करनी होगी फौरी तौर पर, ठीक है। सपोज मैक्रोलाइड्स है, आपने दे दी मैक्रोलाइड्स, उससे क्या होगा और लिवर ख़राब हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आती हैं। असेस फॉर कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू एंटीबायोटिक यूज़ एंड पोटेंशियल ड्रग्स इंट्रैक्शंस, ताकि पोटेंशियल ड्रग्स इंट्रैक्शन ना हो, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू ऑब्टेन कल्चर्स फ्रॉम अप्रोप्रिएट साइट्स बिफोर बिगिनिंग एंटीबायोटिक थेरापी। बहुत ही ज़रूरी है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक देने से पहले उस पेशेंट का कल्चर थेरापी ज़रूर करवाएं। कल्चर से मुराद ये है कि एक एम्पेरिक थेरापी है, एम्पेरिकल जिसे कहते हैं, एक कल्चर थेरापी है। तो उसका कल्चर ये ना, सैंपल आपने ले लिया, ब्लड ले लिया, लेबॉर्ट्री सेट कर दिया, उसके बाद 5-6 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर उसमें आप देखेंगे सबब क्या है, क्या कास है, क्या वजह है, क्या रीज़न है, कौन सी बीमारी है, तो इससे हमें पता चल जाता है ईज़िली
ना कि हम एम्पेरिकल थेरापी पे बार बार जाएं, ठीक है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक एंटीबायोटिक एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ द टाइम। सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली जैसे जितनी एंटीबायोटिक हमें दी गई है तो हमें पूरी लेनी चाहिए। पेशेंट को भी आप बताएं कि पूरी लेनी चाहिए, तब जाके बैक्टीरिया का खात्मा होगा। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जितने होते हैं वो अपना असर दिखाएंगे, ठीक है। For safety reasons, check the name of the medication carefully since there are many agents that sound alike or have a similar spellings. बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपको इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। नाम ज़रूर देखें। मिसाल के तौर पर कोई भी नाम हो तो उसमें अक्सर साउंड अलाइक होती हैं, ठीक है ना। साउंड अलाइक से मुराद एक जैसे नाम होते हैं, ठीक है ना। आप पैरास्टामोल ले लें, पैरास्टामोल में पेनाडोल या पैरास्टामोल या ऐसी ड्रग्स हैं जैसे साउंड अलाइक होती हैं और हैव अ सिमिलर स्मेलिंग या सिमिलर स्पेलिंग। जैसे कि मतलब दो मेडिसन है, डॉक्टर ने कुछ और लिख के दे दिया, आपने कुछ और उठा के दे दी, या एक जैसे पढ़ने को आ रही हैं। बहुत केयरफुली आपने रहना है कि कोई भी मेडिसिन देने से पहले एक दो दफ़ा चेक करें, उसकी एक्सपायरी भी चेक करनी है, नाम भी सही से इंश्योर करना है, ठीक है, और इसके साथ साथ स्पेलिंग्स भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ताकि पेशेंट की हम सेफ्टी करें। नर्सिंग इम्प्लीकेशंस इसी एंटीमाइक्रोबियल्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, ये जो एंटीमाइक्रोबियल्स हैं वो किस तरीके से अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं? बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल जो बन रही होती है उसको इनहिबिट, उसको रोकना, तो एंटीमाइक्रोबियल्स क्या करती हैं, उसको रोकती हैं सेल वॉल को बनने में, ठीक है, सिंथेसिस में। तो इस तरीके से वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया रुक जाता है। अल्टरनेशन इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। जो उसकी मेम्ब्रेन होती है जहाँ से पोर्स जैसे होल्स होते हैं उसकी अल्ट्रेशन करती है, उसको चेंज करती है ताकि जो ये सेल वाले ये ग्रोथ ना कर सके, ठीक है। बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। इसकी जो बैक्टीरियल प्रोटीन बन रही होती है इसको रोकती है। बाय इनहिबिटिंग डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। सेल वॉल में जो है मेम्ब्रेन में डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को भी रोकती है। इंटरफेरेंस विद सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इसकी जो मेटाबॉलिज्म सेलुलर इस पर इंटरफेयर करती है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, तब जाके जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं तब जाके बैक्टीरिया किल हो जाता है, ठीक है। एंटीमाइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, ये एक तस्वीर है इसकी क्लासिफिकेशन में। जैसे एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। फंगल कौन से, स्पेशली स्किन वगैरह में फंगस हो जाते हैं। एंटी वायरल है, वायरल में आ जाती है। एंटी पैरासाइटिक हैं, ठीक है, जैसे कोई भी प्लाज्मोडियम या कोई भी मलेरिया वगैरह हो, ठीक है। ये अच्छा, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स की। बीटा लैक्टम एंटी बैक्टीरियल। बीटा लैक्टम क्या है, कौन से एंटी बैक्टीरियल है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बेसिकली बीटा लैक्टम जो है एक रिंग शेप है, ठीक है, एक चेन है। इसमें पढ़ेंगे जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बैक्टीरिसिडल। बैक्टीरिसिडल मैं पहले कहा था आपसे कि जहाँ सिडल आ रहा है टू किल, यानी बैक्टीरिया को मार देना। इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इनहिबिट करें किसको? पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होती है, पेप्टिडोग्लाइकन जो प्रोटेक्ट कर रही होती है बैक्टीरिया को फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। लीकेज ऑफ द इंट्रासेल्युलर कंटेंट्स। सबसे पहले क्या करती है, पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस को रोकती है सेल वॉल को, फिर लीकेज हो जाती है। यहाँ पर लीकेज होने से ये है कि इंट्रासेल्युलर कंटेंट्स है वो सब लीक हो जाते हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सिंपली एग्जाम्पल पेनिसिलिन की आप ले लें। These are known as beta-lactam antibiotics due to the presence of beta-lactam ring in their molecular structure. जैसे मैंने अर्ज किया कि ये बीटा लैक्टम रिंग की तरह है इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है बीटा लैक्टम का भी बना होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का, सॉरी एंटीबायोटिक्स का। तो उससे ये होगा कि ये
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए हम इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। रेजिस्टेंट में develop due to beta lactamase enzyme produced by some bacteria that destroy the beta lactam ring in their molecular structure। रेजिस्टेंस क्यों होता है, ये बहुत ही आम एक सवाल था, क्योंकि इसमें ये होता है रेजिस्टेंस में डेवलप ड्यू टू बीटा लैक्टामेस। लैक्टामेस एक एंजाइम है बीटा लैक्टामेस के नाम से, ठीक है। वो प्रोड्यूस होता है कुछ बैक्टीरिया में, वो फिर क्या करते हैं, वो जो बीटा लैक्टम रिंग है जो स्ट्रक्चर में मौजूद है एंटीबायोटिक की, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती बीटा लैक्टमेस की वजह से, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे रेजिस्टिविटी आ जाती है, हम जितनी गोलियां खा रहे होते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन एक्सपोजर टू बेटा लैक्टम। ये अभी मैंने बताया आपको, यहाँ से सेकेंड हमें स्लाइड में मिल रही है, वीक पॉइंट्स लीकिंग पेप्टिडोग्लाइकेन लैकिंग एक्सपोजर टू हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। इसमें और हाइपोटोनिक आ रही है। मेम्ब्रेन बल्जेस आउट एज वाटर डिफ्यूजेस इनटू सेल, मेम्ब्रेन ब्रेक्स, टूट जाती है, सेल लाइसिस, इस तरीके से सेल ख़त्म हो जाती है ABCD में, जैसे भी हमने अर्ज किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। बीटा लैक्टम antibacterial penicillin। Some of the initial penicillin were narrow spectrum gram positive, however some recent derivatives are broad spectrum effective and widely used antibacterial agent। Example penicillin, methicillin, sodium ampicillin, amoxicillin, cloxacillin। ये सारे जो है पेनिसिलिन की ग्रुप में, पेनिसिलिन के ग्रुप में आ रही हैं, ठीक है। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट पेनिसिलिन ग्रुप में कौन कौन सी, पेनिसिलिन G है, मेथिसिलिन है, सोडियम एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, क्लोक्सासिलिन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा इंडिकेशंस क्या हैं, यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पेनिसिलिन के इंडिकेशंस क्या हैं, यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, नमूनिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, गोनोरिया, syphilis, meningitis, prophylactic, use before surgery and dental procedure। ये तमाम प्रोसीजर वगैरह में डिसीज़ में, डिसऑर्डर्स में ये यूज़ की जाती है पेनिसिलिन। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सबसे पहले GI अपसेट है, रैश, रेजिस्टेंट एंड एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलैक्सिस जिसे कहते हैं मोस्ट कॉमन। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है पेनिसिलिन की, इसको हम ओरल भी ले सकते हैं, IM भी ले सकते हैं और IV भी ले सकते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक सेफालोस्पोरिन, जैसे पहले पेनिसिलिन अलग थी एंटीबायोटिक, अब सेफालोस्पोरिन अलग है। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाइडली यूज ग्रुप ऑफ ड्रग्स सिमिलर टू पेनिसिलिन स्ट्रक्चर, बैक्टीरियासिडल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ गई, ठीक है, वाइडली यूज ग्रुप है, सिमिलर टू पेनिसिलिन स्ट्रक्चर, बैक्टीरियासिडल है। इंडिकेशन में क्या, सीवियर इन्फेक्शन लाइक सिप्टिसीमिया, ब्लड में इन्फेक्शन का होना, मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार, सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, हेपाटोपाइलरी इन्फेक्शंस जो कि जिगर की बीमारी होती है, बाइल वगैरह की इन्फेक्शन होती है, ठीक है, बिलिरुबिन वगैरह हैं, चेस्ट इन्फेक्शन सच एज नमूनिया। तो ये इंडिकेशन किस किस में सेफालोस्पोरिन की, इन तमाम डिसऑर्डर में हम देते हैं सेफालोस्पोरिन। साइड इफेक्ट हैं, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग टाइम एंड इंक्रीज ब्लीडिंग इंटेंसिटी, इट इम्पेयर्स प्लेटलेट फंक्शन एंड ड्रेनेज, ठीक है, विटामिन K सिंथेसिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन। ये तमाम जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं सेफालोस्पोरिन में, इसकी अलग अलग जनरेशन होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, वो अलग हम डिटेल में बात करेंगे इस पर, ठीक है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पर ओरल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ओरल, जैसे इसकी एक सिंपल सी मिसाल है हमारे सिफिक्साइम है, ठीक है, 400-200 mg में आती है ज़्यादातर। सेकेंड जनरेशन की बात कीजिए, फर्स्ट की बात कीजिए, मुख्तलिफ हैं, सेफाट्रीन है, वेलोसेफ के नाम से जैसे, ठीक है। तो IM और IV ज़्यादातर मोस्टली IM या IV इस्तेमाल करते हैं इसमें ज़्यादातर, जैसे थर्ड जनरेशन में स्पेशली, ठीक है, सेफोटेक्सेम है, सेफ्टाजिटीम है, सेफ्ट्राक्सोन है,
ये सारी ड्रग्स सेफालोस्पोरिन में ही आ रही हैं। बीटा लैक्टम एंटीबैक्टीरियल सेफालोस्पोरिन, जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात की, सेकेंड जनरेशन की बात की, फोर्थ जनरेशन। नॉर्मली ये फोर्थ जनरेशन तक हमारे पास है। अब फर्स्ट जनरेशन में ग्राम पॉजिटिव है, सेकेंड जनरेशन में ग्राम नेगेटिव है। अलग अलग बैक्टीरिया जैसे उसकी ग्लाइकोपेप्टाइड चेन जो है, उसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसके मुताबिक डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन में कौन सा है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। इसकी फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल क्या थी? पेरेंट्रल, जैसे सेफाजोलिन कैफ्जोल के नाम से ब्रांड है। ओरल क्या है? सेफालेक्सिन केफ्लेक्स के नाम से। सेफ्राड्रीन वेलोसेफ जैसे मैंने कहा, ठीक है। अब सेकेंड जनरेशन में क्या है? ग्राम नेगेटिव है, एग्जाम्पल पेरेंट्रल, सेफोरेक्सिम है जेनासिफ के नाम से। अब थर्ड जनरेशन में क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, एग्जाम्पल कौन सी आ रही है? पेरेंट्रल में सेफोटेक्सिम क्लेफ्रान के नाम से, सेफ्ट्राक्सोन है, रोसोफिन है, सेफेक्साइम है या सेफ्सफान जो कि ओरल फॉर्म में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ रही है, इसमें भी सेफीफाइम है मैग्जीपाइम के नाम से, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन, मतलब कोई भी सर्जिकल इन्फेक्शन हो उससे हम बचाते हैं। सेकेंड में क्या? नमोनिया ओटाइटिस का में मतलब जो इन्फेक्शन वगैरह है, साइनसाइटिस है, आरटीआईज है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को कहते हैं आरटीआईज। इसमें मेनिंजाइटिस, थर्ड जनरेशन में आ रही है गोनोरिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। फोर्थ जनरेशन में सेप्टिसेमिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अच्छा, बीटा लैक्टम एंटीबैक्टीरियल कार्बापेनम्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी ये मिक्स्ड इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियासिडल है, फिर बैक्टीरियासिडल आ गई इसमें, यानी बैक्टीरिया को किल करने की ताकत। इसमें दो इम्पोर्टेंट है, एमीपेनम के नाम से और मेरोपेनम के नाम से। इंडिकेशन क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो कि हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लग जाता है, इसलिए बड़ा ख्याल करना होता है जब भी आप हॉस्पिटल जाएं, अपने आप को सैनिटाइज करें। जो पेशेंट है, जो आइसोलेटेड पेशेंट है, उनसे थोड़ा दूर रहें, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सीवियरिटी इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज पेशेंट सच एज दोज विद न्यूट्रोपेनिया, एड्स, कैंसर, ये अब बीमारियां आ रही हैं। साइड इफ़ेक्ट्स कौन से? सीजर, झटके लगना, जीआई इरिटेशन, मैदे में मसला, फ्लेबाइटिस और हेडेक, ठीक है। ये सारी बीमारियां इससे जो है ये साइड इफ़ेक्ट में आ रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें फिर आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आईएम और आईवी है, ठीक है, आईएम और आईवी। तो क्योंकि इसमें और फॉर्म है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें आपका जो है आईएम और आईवी ज़्यादातर यूज़ होता है। अच्छा, इसमें सीजर जैसे मैंने बताया आपको, झटके लगना, जीआई इरिटेशंस हैं, मैदे में मसला, फ्लेबाइटिस क्या है? टेस्ट जहाँ भी आ जाए, सारी सी बात है आपको समझना चाहिए कि इन्फ्लामेशन, मेडिकल टर्म्स में इन्फ्लामेशन को टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब फ्लेबाइटिस क्या है? अब ब्लड क्लॉट टू फॉर्म इन अ वेन यूजली इन योर लेग, ठीक है। जब भी आपके लेग में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, एन इन्फ्लामेशन दैट काज अ ब्लड क्लॉट, ठीक है। जब भी कोई भी इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन जाए तो उसको हम फ्लेबाइटिस कहते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबैक्टीरियल नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर में क्या क्या है ये देखें। असेस एंड मॉनिटर फॉर पेनिसिलिन एलर्जी, स्पेशली पेनिसिलिन जब भी आप दें तो एलर्जी को सही तरीके से मॉनिटर करें, कोई इन्फेक्शन हो, कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं। कॉजली एडमिनिस्टर पेनिसिलिन, आराम से, ठीक है, एडमिनिस्टर करें पेनिसिलिन को, as those patients who have taken penicillin without any problem in past still have a chance of subsequent reaction with future doses। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉनिटर रेनल एंड लिवर फंक्शन टेस्ट एंड आईओ, ठीक है। गिव oral penicillin on empty stomach with full glass of water because it is sensitive to HCl। इसमें आपको बताया गया है कि ऑरल फॉर्म में पेनिसिलिन दे दें एम्प्टी स्टमक पे ही,
विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज इट इज सेंसिटिव, क्योंकि ये HCl के साथ बहुत ही सेंसिटिव है। इसका ये मतलब हुआ कि HCl जब सिक्रेशन हो जाती है तो ये सेंसिटिव, इसके जो स्ट्रक्चर, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो डीनेचर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी इंटेक करना लाजमी है इसके साथ। While administering penicillin, IV site should be changed Q48 8 hour, ठीक है। तो इसमें 48 घंटे बाद आपने चेंज करनी होगी IV साइट को। मिनिमाइज ब्लड वेसल्स इरिटेशन, ताकि ब्लड वेसल इरिटेशन ना हो। गिव IV इंजेक्शन इनटू लार्ज वेसल्स एंड रोटेट साइड्स एज इट causes pain. Simple. Look for and report signs of resistance. Monitor patient receiving imipenem for seizures, especially elderly and patient with renal impairment. अच्छा, इसमें इफ़ नोज़िया अपीयर्स विद एमीपेनम एडमिनिस्टर स्लो और रैट, अगर उल्टी वगैरह आ जाए, नोज़िया आ जाए, तो हमें एमीपेनम को स्लोली देना चाहिए, ठीक है। मैक्रोलाइट्स बहुत ही फेमस है आजकल, एजोमैक्स के नाम से आती है, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही आम एक मेडिसिन बन गई है, बहुत ही अफसोस का मकाम है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना चाहिए, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो कि कैसे रेजिस्टेंट हो रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टिविटी क्रिएट कर रहा है एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। मैक्रोलाइट्स डोज डिपेंडेंट बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मोस्टली फॉर ग्राम पॉजिटिव, ओनली फ्यू ग्राम नेगेटिव आर कवर्ड। अच्छा, एग्जाम्पल में एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ बाय इंटरफेयरिंग विद प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल, जैसे मैंने कहा था। इंडिकेशन URTI और वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, पर्टसिस है, खांसी, काली खांसी, साइफिलिस है, डिप्थेरिया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। अल्टरनेटिव यूज़ इन पेनिसिलिन जी एलर्जी है, ठीक है। अगर पेनिसिलिन जी एलर्जी से जो जिसको एलर्जी है पेनिसिलिन जी से IV फॉर्म में, IM फॉर्म में, तो उसको हम मैक्रोलाइट्स देते हैं। साइड इफेक्ट में माइल्ड एंड सीरियस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया, रिवर्सिबल हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हेपाटोक्सिसिटी, जॉइंटिस, जिससे जॉइंटिस भी हो जाती है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑरल भी ले सकते हैं, IM भी ले सकते हैं और IV भी। मैक्रोलाइट नर्सिंग केयर में कैसी है? एरिथ्रोमाइसिन मस्ट बी यूज कॉशली इन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हेपाटिक इम्पेयरमेंट। अगर किसी को जिगर का मसला है तो बहुत ही एहतियातन हमें ये मेडिसिन देनी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर से मालूम करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं, वही असेस्ट पहले करना चाहिए, ठीक है। लैब होनी चाहिए। IV एरिथ्रोमाइसिन शुड बी डाइल्यूटेड सफिशिएंटली एंड एडमिनिस्टर्ड स्लोली। IV देनी चाहिए सिंपल। मॉनिटर हेपाटिक फंक्शन पीरियडिकली, ठीक है। एडमिनिस्टर विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर विथ मील, या मील के साथ या वाटर के साथ दे सकते हैं। ऑरल सस्पेंशन शुड बी रेफ्रिजरेटेड एंड शेकन वेल बिफोर यू। कोई भी ऑरल सस्पेंशन हो उसको फ्रिज में रखें और जब भी यूज़ करें, यूज़ करने से पहले अच्छी तरह शेक करें। अमाइनो ग्लाइकोसिड जो कि एमिक एसिड, जेंटासिन वगैरह आती है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये भी एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल सेडल है, बैक्टीरिया को किल करने की ताकत है इसमें। इंडिकेशन है एंडोकार्डाइटिस है, नमूनिया है, मेनिंजाइटिस है, सेप्टिसेमिया है। अच्छा, एग्जांपल जेंटामाइसिन, एमिकैसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करती है? इनहिबिट्स करती है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके? नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन लेवल वगैरह को बढ़ाती है, ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी है, डिजीनेस है, टाइनाइटिस है, घंटियाँ बजना, कानों में वर्टिगो, चक्कर आना, हेयरिंग लॉस, कान से जो आपकी सुनाई है वो ख़त्म हो जाना। न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी भी आती है इसमें, मसल ट्रेमर और ट्विचिंग, डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट में आते हैं अमाइनो ग्लाइकोसिड्स। बड़े एहतियात से, जिसके ऑलरेडी कान में या गुर्दों में मसला है, ठीक है,
तो इसमें ये जो मेडिसिन है बहुत एहतियातन ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, IM और IV है, ऑरल फॉर्म में अभी तक नहीं है। ग्लाइकोसाइड्स नर्सिंग केयर में क्या है, एडमिनिस्टर जिंटामाइसिन कॉजली इन क्लाइंट्स विथ इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन। अगर किसी की किडनी में मसला है तो बहुत ही एहतियात से हमें जो है ना ये देनी होगी। रिड्यूस एयरिंग डिहाइड्रेशन एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। मॉनिटर फॉर डिजीनेस एंड रीकिंग इन एयर्स। मॉनिटर hearing and balance. Monitor renal function test and IO, especially serum CR and burn. Adequate hydration is vital, ठीक। फोर्थ में है फ्लोरोक्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स है क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये भी मोस्ट इफेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव्स बैक्टीरियल सिडल। एग्जाम्पल है प्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन एंड ऑफ्लोक्सासिन। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब भी ये मेडिसिन आप किसी भी पेशेंट को देंगे, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ लेकिन जो है इसमें 1 घंटे तक या 1 घंटे पहले या बाद में ना दूध ना दही ना और आपका दूध दही और इसमें अंडा, ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नहीं देनी चाहिए 1 घंटा पहले या बाद में। तो जब भी ये कोई भी मेडिसिन लें उनको काउंसलिंग करें कि 1 घंटा पहले या बाद में 1 घंटे का गैप होना चाहिए दूध दही अंडा में, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो उससे और मामला ख़राब हो जाएंगे पेशेंट के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक्ट्स ऑन DNA एंड इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रिप्लिकेशन। DNA वगैरह से तो ज़ाहिर सी बात है रिप्लिकेशन हो रही होती है, रिप्लिकेट चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, DNA और पे अफेक्ट करती है, इंटरफेयर करती है बैक्टीरियल ग्रोथ पे और रिप्लिकेशन पे, इसकी ताकत वगैरह रुक जाती है। इंडिकेशन में क्या है, टाइफाइड में, UTIs में, गोनोरिया में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, कंजुगेटिवाइटिस में, ठीक है। तो इसमें ये सारे आ जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, GI डिस्ट्रेस, अनप्लीजेंट टेस्ट, डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन, photosynthesis rashes, prolonged OT interval by blocking the potassium channels। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये फ्लोरोक्विनोल्स के इंडिकेशंस वगैरह। अब क्विनोलोन्स भी इसको कहते हैं और फ्लोरोक्विनोलोन्स भी कहते हैं। नर्सिंग केयर्स की क्या है, IV सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ऑफ्लोक्सासिन should be infused slowly into a large vein over 60 minutes to minimize discomfort and venous irritation, ठीक है। तो बड़े एहतियात से हमें ताकि पेशेंट की जो वेन है नस है उसकी इरिटेशन ना हो। एडमिनिस्टर कॉजली इन पेशेंट विद CNS डिसऑर्डर, इसका CNS का प्रॉब्लम है उसको भी एहतियात से देने। अवॉइड टेकिंग विद इन 2 hours ऑफ एंटासिड एडमिनिस्ट्रेशन। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन विद एंटासिड, जब भी एंटासिड इसके साथ दे रहे होते हैं तो ये उसके इफेक्ट को बहुत कम करती है, ठीक है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ 2 घंटे लिखा हुआ है, वैसे 1 घंटा काफ़ी होता है, ठीक है। अवॉइड एक्सपोजर टू सन, जैसे कि रिड्यूस पोटेंसी वगैरह। एडमिनिस्टर ड्रग विद द फुल ऑफ गिलास वाटर। मॉनिटर स्ट्रिक्टली फॉर ब्लीडिंग इफ एडमिनिस्टर विद एंटीकोगुलेंट। इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ वारफरिन। मॉनिटर QT इंटरवल ऑन ECG रिपोर्ट। अच्छा स्टूडेंट, ये 5वां है टेट्रासाइक्लिन। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। एग्जाम्पल में एक्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, उसी तरह बैक्टीरियल प्रोटीन ग्रोथ को रोकती है। बाय combining with ribosomes thus reduce microbial growth। अब सिंपल सी बात है, राइबोसोम्स के साथ कंबाइन हो जाती है तो रिड्यूस होती है माइक्रोबियल ग्रोथ। इंडिकेशन में क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड यूरेथ्रल एंड रेक्टल इन्फेक्शन। रेक्टल या यूरेथ्रल कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी मसला हो तो उसके लिए बहुत मुफीद है। PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ में बहुत ही कारआमद है, ठीक है। साइड इफेक्ट ये अपसेट, फोटोटॉक्सिसिटी, ट्रेड रैश अपॉन सन एक्सपोजर, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, टैक्सिया, वर्टिगो, डिजीनेस, ये सारे इसके साइड इफेक्ट में आ रहे हैं। डिस्कलरेशन एंड
इल्फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टीथ, कलर का ख़त्म हो जाना, ठीक है, टीथ का। जब मदर फीडिंग पे भी होती है तो अगर ये मेडिसिन हम देंगे तो प्लेसेंटा से क्रॉस करके ये बच्चे के जो टीथ होते हैं उसको डिस्कलर करती है, ठीक है। अच्छा, फेटल स्केलेटल डेवलपमेंट इफ टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम ये देंगे किसी पेशेंट को तो ये मसले मसाइल होंगे, ठीक है। प्रिकॉशंस में क्या है, बाइंड टू Ca2, ठीक है, एंड मैग्नीशियम 2+ एंड एल्यूमिनियम 3+ आयंस टू फॉर्म insoluble complexes, thus dairy products and acid and iron salt reduce absorption of tetracycline। ये जितने डायरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं इसकी ऑब्जर्वेशन, इसकी इफेक्ट को कम करती है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, EOIM IV टेट्रासाइक्लिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन में ये सिंपल सी बात है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, चिल्ड्रन अंडर 8 ईयर्स यानी 8 साल से कम उम्र वालों को नहीं दे सकते, जब दूध पिला रहे हैं उसको भी नहीं दे सकते, ठीक है, प्रेगनेंसी में तो नहीं दे सकते। नर्सिंग केयर में क्या है, एडमिनिस्टर्ड विथ फूड, फूड के साथ देनी है। वाइल गिविंग IM इंजेक्शन, प्रोटेक्ट साइट्स, प्रोटेक्ट करनी चाहिए। अवॉइड टेकिंग विद डायरी फूड, एंटासिड, आयरन प्रिपरेशंस उनके साथ अवॉइड करनी चाहिए। एडिक्वेट हाइड्रेशन, काफ़ी पानी के साथ देनी चाहिए। एडवाइस फॉर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड सन स्क्रीन टू प्रिवेंट फ्रॉम फोटोटॉक्सिसिटी, जब ये आप खाएंगे तो प्रॉपर क्लॉथिंग करें, धूप से बचे, ठीक है। मॉनिटर लिवर एंड रेनल फंक्शन, लैब वगैरह से भी देखनी चाहिए कि लिवर में मसला नहीं या किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक कंप्लीट हिस्ट्री फॉर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, SS for vestibular toxicity। लास्ट वन सल्फोनामाइड्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक है। एग्जांपल सल्फाडाइजिन, सल्फामेथाजोल, सल्फापायरिडीन। मैकेनिज्म एक्शन, प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल DNA। इंडिकेशन में क्या, नमूनिया, डायसेंट्री, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। साइड इफेक्ट क्या, नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, crystalluria। If urine is highly acidic, the sulfonamides may precipitate causing crystalluria। सिंपल सी बात है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इसका क्या मतलब है। हाइपर सेंसिटिविटी, हेमोलाइसिस होती है इससे, जैसे कि हीमोग्लोबिन का टूट जाना, वाइट सेल्स का टूट जाना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ रहे हैं। इंट्रैक्शन में क्या है, एनहेंस इफेक्ट ऑफ वारफरिन, जब हम वारफरिन या फेनोटाइन जो कि सीजर्स में हम देते हैं, फेनोटाइन वगैरह, उसके जो इफेक्ट है उसको एनहेंस और बढ़ाती है, ठीक है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पर ओरल है, टॉपिकल भी है, IM है, IV भी है। ओके स्टूडेंट्स, सल्फोनामाइड नर्सिंग केयर में क्या करना चाहिए, असेस फॉर एलर्जी विद सल्फर ड्रग्स, जितने भी सल्फर ड्रग्स हैं सल्फोनामाइड नहीं देनी चाहिए। मॉनिटर स्ट्रिक IO, ठीक है। चेंजेस माइट इंडिकेट इफेक्ट ऑन रेनल function, visually examine urine for crystals, monitor CBC periodically, instruct and reinforce adequate hydration, instruct client to avoid foods such as those containing vitamin C that produce acidic nature, बहुत ही इसको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्टर ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट देनी चाहिए विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर। हाउएवर इफ GI इरिटेशन अकर कैन एडमिनिस्टर्ड विथ फूड, तो अगर कोई भी मैदे में मसला आ रहा हो, GI इरिटेशन नज़र आ जाए तो हम इसको फूड के साथ भी दे सकते हैं। एसिलियस एंटीबायोटिक्स, विंकोमाइसिन, ये बिल्कुल एक अलग क्लास है, ठीक है। interfere with cell membrane synthesis and exhibits a bacterial, cellular and bacteriostatic effects, used mostly for gram-positive infection। अच्छा, इसमें दोनों ही इफेक्ट है, इसको रोकती भी है और उसको किल भी करती है बैक्टीरिया को। इंडिकेशन में क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड रेजिस्टेंट इन्फेक्शन क्या है, मोस्टली यूजफुल फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, मरसा जिसे कहते हैं। स्पेशली जो मरसा जरासीम है सिर्फ और सिर्फ विंकोमाइसिन से ही वो किल होता है, ठीक है। तो विंकोमाइसिन इज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मरसा।
साइड इफेक्ट्स ऑटोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, रेड मैच सिंड्रोम है, पूरे जिस्म में लाल लाल पड़ जाना, हाइपोटेंशन है फ्रॉम रैपिड इन्फ्यूजन। जब भी ये आप विंकोमाइसिन दे दें तो उसको स्लोली इन्फ्यूज़ करें, नहीं तो मसला हो जाएगा रेडमैन सिंड्रोम का या हाइपोटेंशन का, ठीक है। इट रिलीजेज हिस्टामिन विद रैपिड इन्फ्यूजन काजिंग वासोडाइलेशन। ये क्या करता है, हिस्टामिन को रिलीज़ करता है बहुत ही तेज़ इन्फ्यूजन के साथ, जो कि वासोडाइलेशन क्रिएट करवाता है। सॉरी। नर्सिंग केयर मॉनिटर आईवी एनबीएस, ये चार्ट होती हैं आपके जो आप लोग कर रहे होते हैं। ऑप्टेन मॉनिटर रेनल एंड ऑडिटरी फंक्शन टेस्ट, कान में जो ऑडिटरी सिस्टम है, रेनल या गुर्दों का जो मामला चल रहा होता है तो उसको मॉनिटर बहुत ही करना होता है। एडमिनिस्टर आईवी स्लोली, दैट इज़ 1 वायल डायल्यूटेड 100 ml 100 cc NS, यानी एक गम जो वायल है वो 100 ml NS में डाइल्यूट होते हैं ओनली एंड गिवन और 1 आवर, 1 घंटे तक देते हैं, ठीक है। लुक फॉर सीरम CR एंड बन, ये टेस्ट लाजमी करवाने हैं सीरम CR और बन के। VUN हैव इट सीरम लेवल चेक पीरियडिकली, बहुत ही सीरम लेवल चेक करना। अच्छा, क्लोरो एम्फेनिकॉल broad spectrum bacteriostatic should be reserved as a last resort due to the fatal adverse effects. Mechanism of action: decrease protein synthesis, thus decrease bacterial replication। जैसे मैंने बताया, अगर प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाए तो बैक्टीरियल रिप्लिकेशन भी कम हो जाएगी, तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इंडिकेशन में क्या है, एंटेरिक फीवर में एंड सीरियस infections such as H. influenza, meningitis, anaerobic brain abscess, etc. साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, बोन मैरो सप्रेशन, एप्लास्टिक एनीमिया, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, ये इसका साइड इफेक्ट है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में प्रोफाइलेटिक यूज़, हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन। नर्सिंग केयर में यूज़ कर्शली इन्फेंट्स, बच्चों में, इन्फेंट्स में, चिल्ड्रेन में, एंड पेशेंट विद हिस्ट्री और फैमिली ऑफ बोन मैरो सप्रेशन। अगर किसी भी पेशेंट के बोन मैरो में मसला है तो ये क्लोरोएम्फेनिकॉल बहुत एहतियात से यूज़ करनी चाहिए। टेक ओरल ड्रग विथ फुल गिलास ऑफ वाटर और एम्प्टी स्टमक, खाली पेट लेनी चाहिए हमें फुल गिलास ऑफ वाटर के साथ। मॉनिटर क्लोरोएम्फेनिकॉल ब्लड लेवल्स, चेक CBC बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर थेरेपी, ठीक है। CBC लाजमी चेक करें, स्टार्टिंग में करें, और ये जब कंप्लीट हो जाए इसका कोर्स तब भी हमें चेक करना चाहिए CBC लेवल वगैरह। नेवर यूज़ फॉर माइनर इन्फेक्शन और वैन सेफर ड्रग्स आर अवेलेबल, इसको कभी भी छोटे माइनर इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, जबकि दूसरी ड्रग्स अवेलेबल हैं। और रिपीटेड कोर्सेज से बहुत अवॉइड करनी चाहिए। एंटीवायरल एजेंट्स आ गए। एंटीवायरल एजेंट्स में क्या है, एसाइक्लोविर, जो कि जोविरेक्स के नाम से, गिवन इन हर्पेस सिम्प्लेक्स, जो जब हर्पेस सिम्प्लेक्स होता है उसमें देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सेम एज अदर एंटीबायोटिक्स के। इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या है, ट्रांजिएंट बर्निंग विद टॉपिकल यूज़। लाफ इज